जो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोग क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। और आज आप लोग जो भी पॉइंट पढ़ने वाले इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे अशोक के 14 बृहद शिलालेख और 7 लघु शिलालेख के बारे में। अशोक के 14 बृहद शिलालेख 8 जगहों से पाए गए हैं। याद रखिएगा 14 लेख हैं जो 8 जगहों पर लिखे गए हैं, जिसमें पहला स्थान जो है ये शहबाज गढ़ी है जो कि पेशावर पाकिस्तान में है। याद रखिएगा पहला जो प्लेस है ये शहबाज गढ़ी है जो पेशावर यानी कि पाकिस्तान में है। दूसरा है मानसेहरा, ये भी आपका हज़ारा ज़िला पाकिस्तान में मिला है। ये दोनों ही खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। याद रखिएगा ये दोनों ही खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालसी जो है बृहद शिलालेख ये आपके उत्तराखंड राज्य में मिला है और ये ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। गिरनार गुजरात राज्य में मिला हुआ बृहद शिलालेख है, ये भी ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। सोपारा महाराष्ट्र राज्य में मिला है, ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा में है। और आपका एरागुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में मिला है और ये भी ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। धौली जिसको तोसली भी कहा जाता है, एग्जाम में आया है कि तोसली किसका नाम है, तो धौली का ही तोसली नाम है, उड़ीसा में है, पुरी जिले में। और आपका इसे पृथक कलिंग शिलालेख कहा जाता है। जो आपका जौगढ़ है इसको समापा कहा जाता है, ये भी उड़ीसा जौगढ़ में है और इसे भी पृथक कलिंग शिलालेख कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धौली और जौगढ़ को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। धौली को तोसली, जौगढ़ को समापा कहा जाता है और इस दोनों को पृथक कलिंग लेख कहा जाता है, क्योंकि इस पर 10 नंबर की और 11 नंबर की और आपका जो 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर का जो लेख है वो नहीं लिखा है। 11, 12 और 13 नंबर का जो लेख है वो नहीं लिखा है, इसीलिए इसको पृथक कलिंग लेख कहते हैं, क्योंकि इस पर अलग से अशोक ने 3 बातें अंकित कराई हैं। ये बात याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अशोक के 7 लघु शिलालेख 6 स्थानों से मिले हैं। वो कौन कौन से हैं? रूपनाथ जो है ये मध्य प्रदेश से मिला है, जबलपुर से। गुर्जरा भी मध्य प्रदेश के दतिया से मिला है। भाबरू राजस्थान में है। मास्की कर्नाटक में है। सासाराम बिहार में है और महास्थान बांग्लादेश में है। याद रखिएगा ये सभी आपके 6 स्थान से मिले हुए 7 लघु शिलालेख हैं। महास्थान बांग्लादेश में पड़ता है और ये पाषाण सतह पर लिखा गया है। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस लेख से सूखे के समय अनाज वितरण का साक्ष्य मिलता है या उल्लेख मिलता है, जो कि महत्वपूर्ण है। और आपका शाहगौरा ये गोरखपुर से मिला है और गोरखपुर में ये जो मिला है ये ताम्र फलक पे लिखा गया, यानी कि तांबे की सतह पे लिखा गया है और यह भी सूखे के समय अनाज वितरण का उल्लेख करता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शाहगौरा और महास्थान कहाँ से मिले हैं और सूखे के समय अनाज वितरण का जो उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है और ये कौन सी लिपि और भाषा में, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है आपका पॉइंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम जो लेख है इसमें अशोक का नाम अंकित मिलता है, अशोक। भाब्रू जो लेख है इसमें अशोक के लिए मगधाधिराज शब्द का उल्लेख किया गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन संबोधित किया गया है। मास्की लेख में अशोक ने खुद को शुद्ध शाक्य या शाक्य मुनि कहा है। पंगोरारिया लेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है और अन्य सभी लेख में अशोक को प्रियदर्शी या देवा नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा सभी अभिलेखों में मोस्टली प्रियदर्शी और देवा नाम प्रिय लिखा गया है, लेकिन कुछ अपवादिक लेख ऐसे हैं जहां से अशोक का नाम, अशोक के लिए अलग अलग शब्दों का संबोधन किया गया है, जो आयोग बार बार पूछता है। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, हम इससे प्रश्न भी बनाएंगे आप लोगों के लिए, उसे आप लोगों को सॉल्व करना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है राज्याभिषेक के 12वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी, ये एग्जाम में आया है। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक निगलीवा सागर
लेख से पता चलता है कि वो अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष निगलीवा सागर गए थे और वहाँ पे उन्होंने अशोक ने कनक मुनि यानी कि बुद्ध के स्तूप को दोगुना करा दिया था। निगलीवा सागर लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष निगलीवा सागर गए थे और वहाँ पर उन्होंने कनक मुनि यानी कि बुद्ध के स्तूप को दोगुना करा दिया था। ये एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, याद रखिएगा। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी गए थे और वहाँ पर बलि नामक जो कर है उसको समाप्त कर दिया था और भाग यानी कि उपज का 1/6 जो लिया जाता था उसे वहाँ घटा करके 1/8 कर दिया था। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान पे अशोक गए हैं अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। बलि नामक कर को उन्होंने समाप्त कर दिया और जो टैक्स लिया जाता है भू राजस्व उसे 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया था। ये बात जो है रुमिनदेई लेख से पता चलता है। ये सारे फैक्ट आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, नेट हो या अन्य एग्ज़ाम, इसलिए आप लोगों को इसको ध्यान देना है। अशोक के लेखों में 4 लिपि जिसमें आपका ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, अरामाइक है, यूनानी या ग्रीक का प्रयोग किया गया है और 3 भाषा का प्रयोग किया गया है, प्राकृत, अरामाइक, यूनानी या ग्रीक। तो देख लीजिए 4 लिपियां हैं और 3 भाषाएं हैं जिनका उपयोग किया गया है अशोक के द्वारा उनके अभिलेखों में। प्राकृत भाषा का प्रयोग संपूर्ण भारत में किया गया है, यानी कि भारत में जितने अभिलेख मिले हैं वो सारे प्राकृत भाषा में हैं। अरामाइक और यूनानी जो भाषा है इसका प्रयोग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो अरामाइक, यूनानी या ग्रीक भाषा का प्रयोग है इसका प्रयोग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में जो अभिलेख या लेख मिले हैं अशोक के उस पर किया गया है। और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारत के संपूर्ण भागों में किया गया है। याद रखिएगा, अगर पूछे भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी अभिलेख या लेख मिले और पूछे कि कौन सी उस पर भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में अगर पूछे तो वहाँ पे अरामाइक और यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। और लिपियों की बात करेंगे तो खरोष्ठी और यूनानी तथा अरामाइक जो लिपि है इसका प्रयोग किया गया है। तो खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में है। ब्राह्मी लिपि का संपूर्ण भारत में है। प्राकृत भाषा संपूर्ण भारत में है। अरामाइक और यूनानी भाषा का प्रयोग पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में किया गया है। ये सारी बातें एग्ज़ाम में बार बार पूछी गई हैं, तो इसको याद रखिएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को ये सारे फैक्ट पता होने चाहिए। कुछ और भी बातें जान लीजिए, जैसे आपका जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली लेकर के कौन आया था? तो ये लेकर के आए थे फिरोज शाह तुगलक। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता। अशोक का जो दिल्ली टोपरा लेख है इसको टोपरा यानी कि हरियाणा से लेकर के दिल्ली कौन आए हैं? फिरोज शाह तुगलक। और जो दूसरा है दिल्ली आपका मेरठ, ये आपका लेकर के दिल्ली कौन गए हैं? मेरठ यूपी से, ये भी फिरोज शाह तुगलक ही हैं जिसे मेरठ से दिल्ली लेकर के गए थे, इसलिए इसे दिल्ली टोपरा कहिए या दिल्ली मेरठ कहिए। ये दोनों अभिलेख अशोक के हैं और इन्हें लेकर के दिल्ली गए हैं फिरोज शाह तुगलक। आपका जो अभिलेख है अशोक का 1837 ईस्वी में पहली बार पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने। याद रखेंगे बच्चों, जेम्स प्रिंसप ने पहली बार पढ़ा है इनके अभिलेखों को। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये घटना कब की है? 1837 की है। लेकिन इसको ढूंढा किसने है? तो इनके अभिलेखों को 1750 में ढूंढा था टी पैनथेलर ने। ढूंढा किसने है? तो ढूंढा है टी पैनथेलर ने। और ये कब ढूंढा है? तो ये भी याद रखिएगा, ढूंढा हुआ इन्होंने 1750 में। तो पहली बार अशोक के अभिलेखों को ढूंढा है टी पैनथेलर ने 1750 में और पढ़ा है उसको पहली बार जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में। बाकी जितने भी फैक्ट आज की क्लास में बताए गए हैं इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा और उम्मीद है कि ये सारे आपको बहुत मदद करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास का प्रत्येक लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।